गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने चैप्टर पढ़ा था श्रम की कार्यकुशलता, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का। जिसमें हमारा टॉपिक हमने पढ़ लिया था श्रम की विशेषता, ये सब। उसके बाद हमने पढ़ा था श्रम की कार्यकुशलता अथवा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला है श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण। पहला है पैतृक एवं जातीय गुण। देखिए, पैतृक एवं जातीय गुण क्या होते हैं? श्रमिकों की वंशागत परंपरा तथा जातीय गुणों को उनकी कार्यकुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। स्वस्थ, बुद्धिमान तथा शिक्षित माता पिता के बच्चे प्राय स्वस्थ, बुद्धिमान एवं शिक्षित होते हैं, अतः वह अस्वस्थ, मूर्ख तथा अशिक्षितों के बच्चों से अधिक कुशल होते हैं। इसी प्रकार जातीय गुणों का भी उन पर असर पड़ता है। जैसे भारत में एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे भारत में जाटों के बच्चे अच्छे कृषक, वैश्यों की संतानें व्यापार में अधिक दक्ष, क्षेत्रियों के सिक्कों एवं संतानों के अधिक बहादुर होने के, अर्थात श्रमिकों में व्यक्तिगत कौन कौन से मिलते हैं? उनको पैतृक एवं जातीय अर्थात उनकी जात के अनुसार उन्हें गुण मिलते हैं। आइए बस में इसमें देखिए, भारत में अधिकांश श्रमिकों के माता पिता अस्वस्थ एवं अशिक्षित हैं, अतः श्रमिकों की कार्यकुशलता कम है। ऐसी स्थिति में उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि, शिक्षा प्रसार, उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य वर्धक एवं वंशागत गुणों को रुचि के अनुसार बढ़ाने में निहित है। आई बस समझ में कोई डाउट? सेकंड है श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। क्या बोल रहा है? देखिए, स्वास्थ्य और जीवन स्तर श्रमिकों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा जीवन स्तर और अच्छा स्वास्थ्य होगा तो श्रमिक अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे, लेकिन इसके जस्ट विपरीत अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वे कार्य सही या सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, दोनों तत्व परस्पर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। श्रमिकों का स्वास्थ्य उत्तम होने पर उसकी कार्यकुशलता खराब स्वास्थ्य वाले से अधिक होगी। अच्छा जीवन स्तर, पौष्टिक भोजन, अच्छी रहन सहन का परिचालन है, अतः उच्च जीवन स्तर वाले श्रमिकों की कार्यकुशलता निम्न स्तर वाले श्रमिकों से अधिक है। उच्च जीवन स्तर होने से स्वास्थ्य भी अच्छा होने की प्रवृत्ति होती है और दोनों कुशलता बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? तो श्रमिकों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी उन्हें बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। थर्ड है सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। देखिए, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, जनरल एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। जिन व्यक्तियों में सामान्य बुद्धि या विवेक होता है उन श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं। जिनमें सामान्य ज्ञान का ही अभाव होता है, अनेक कार्यों को करने में विशिष्ट शिक्षा तथा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिन श्रमिकों को विशिष्ट शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है वह वंचित श्रमिकों की अपेक्षा, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपको कोई टेक्निकल प्रशिक्षण मिलेगा, शिक्षा प्राप्त होगी, तो आप उस कार्य को श्रमिक अच्छे से कर पाएगा, जबकि
जिसने वो टेक्निक नहीं सीखी है वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा भली प्रकार से। इसलिए तकनीकी और सामान्य शिक्षा भी व्यक्तिगत गुणों में शामिल है। फोर्थ है नैतिक गुण। देखिए नैतिक गुण क्या होते हैं, मॉरल वैल्यू। देखो श्रमिकों की कार्य कुशलता पर उनके चरित्र, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी आदि नैतिक गुणों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों का नैतिक स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही उनकी कार्य कुशलता अधिक होगी। इसके विपरीत परिस्थितियों में कार्य कुशलता में क्या आती है, कमी आती है। भारत में अनेक श्रमिकों में कर्तव्य निष्ठा का अभाव होता है, ईमानदारी संदिग्ध होती तथा दिन प्रतिदिन नैतिक स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति है, जो भारत के समूचे राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में व्याप्त होती जा रही है। इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी का रोग दृष्टिगोचर हुआ है, पर देश में उपयुक्त श्रम नीति, उचित मजदूरी एवं उनके नैतिक स्तर में सुधार लाकर श्रम की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। अर्थात नैतिक गुण कैसे कौन कौन से होते हैं आपको पता है, ईमानदारी, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में व्याप्त है। ये सब क्या होते हैं, नैतिक गुण होते हैं जो व्यक्ति में होने चाहिए। अगला है आवश्यक प्रशिक्षण। आवश्यक प्रशिक्षण उत्पादक तकनीक में निरंतर होने वाले सुधारों तथा परिवर्तनों के कारण आवश्यक प्रशिक्षण ट्रेनिंग से कार्यकुशलता बढ़ती है, जबकि प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में कार्यकुशलता कम होती है। भारत में इसी कारण अभी तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई जा रही। देखिए अगर आपको किसी चीज़ का प्रशिक्षण मिलेगा तो आपका कार्य कैसा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उत्पन्न होगा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत अगर आपके कार्यकुशलता अच्छा या निपुण नहीं होगा तो आपको अच्छे से प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा। देखिए श्रम की कार्यकुशलता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व पड़े थे, जिसमें पहला है श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, पैतृक एवं जातीय गुण, श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, नैतिक गुण, आवश्यक प्रशिक्षण। आई बात समझ में, कोई डाउट? अगला चलिए, पहले पढ़े थे श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, अब पढ़ते हैं श्रमिकों के सेकंड पॉइंट आता है बी, देश की परिस्थितियां। कंडीशन इन द कंट्री। चलिए देखिए, देश की परिस्थितियों में उन भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का समावेश होता है जो श्रम के कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। अर्थात देश की परिस्थितियाँ कैसी कंडीशन है वो श्रमिकों को बहुत बड़ा जैसे भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक की सब बताई। अब इनको हम डिटेल में एक को पढ़ते हैं। पहला है भौगोलिक परिस्थितियाँ। ज्योग्राफिकल क्लाइमेट कहते हैं इन्हें। देखिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। इसके अंतर्गत जलवायु, भूमि की बनावट, वह उनकी उर्वरता को सम्मिलित किया जाता है। समशीतोष्ण तथा उर्वरक जलवायु देशों के श्रमिकों की कार्यकुशलता अधिक होती है, जबकि गर्म जलवायु वाले देशों के श्रमिक आलसी, शीघ्र थकने तथा कम मेहनती होते हैं, अतः उनकी कार्यकुशलता अपेक्षाकृत कम होती है। इसी कारण जिन देशों की भूमि उपजाऊ है तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, उन देशों के श्रमिकों की कार्यकुशलता उन देशों के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक होगी जहां भूमि कम उपजाऊ तथा प्राकृतिक साधनों का अभाव है। भारत में जलवायु गर्म होने से यहाँ के श्रमिक ठंडे एवं समशीतोष्ण जलवायु देशों के श्रमिकों से कम कार्यकुशल होते हैं।
जलवायु में कृत्रिम सुधार कुछ सीमा तक संभव हो सकता है। उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करके श्रमिकों की कार्यकुशलता में क्या की जा सकती है? वृद्धि। तो ध्यान रखिए इसमें क्या क्या आता है? जलवायु, भौगोलिक में भूमि की बनावट, उर्वरता को सम्मिलित किया जाता है। आई बात, ये क्या है? भौगोलिक परिस्थितियां हैं। सेकंड है सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां। देखिए सामाजिक और धार्मिक, सोशल एंड रिलीजन कंडीशन। देश में प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज तथा उनकी धार्मिक मान्यताओं को कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह व्यवसाय के चुनाव, कार्य करने के प्रति रुचि, भौतिक उद्यान की भावना को प्रभावित करती है। ध्यान रखिए भारत में जाति प्रथा तथा धार्मिक अंधविश्वास श्रम की कुशलता में कमी के लिए उत्तरदायी है। धार्मिक विचारों से मनुष्य को भाग्यवादी तथा साधारण जीवन तथा उच्च जीव विचार मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की धारणा ने भौतिक दृष्टिकोण को हतोत्साहित किया है। अतः भारतीयों की कार्यकुशलता पाश्चात्य राष्ट्रों के मुकाबले कम है। अतः सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़िवादिता को दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार व आर्थिक विकास से इन बाधक तत्वों का प्रभाव कम होता जा रहा है। अर्थात ये क्या मानते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अर्थात सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण श्रमिकों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ कार्य उनकी धार्मिक परिस्थितियां और कुछ समाज उन्हें वह कार्य करना नहीं देता। जैसे इसमें एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो ये सोच होती है कि वह किचन का काम नहीं कर सकता, और अगर इसकी जगह कोई गृहिणी है तो बाजार ऑफिस इनका काम कम कर सकती है। अर्थात कुछ समाज की और धार्मिक परिस्थिति के कारण भी ऐसा होता है। आई बस में थर्ड है राजनीतिक परिस्थितियां। देखिए राजनीतिक परिस्थितियां कहती है देश में राजनीतिक सुरक्षा, शांति और स्थायित्व से श्रमिकों की कार्यकुशलता अधिक होती है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल, अस्थायित्व एवं अशांति के वातावरण में श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाती है। अर्थात देश में राजनीतिक सुरक्षा और शांति के कारण क्या होता है, कार्यकुशलता अधिक अच्छे से। अगर आपको सुरक्षा का भाव हो, आपको पता है कि हम हमारे जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हमें सुरक्षा मिल रही है, तो श्रमिकों की कार्यकुशलता कैसी होगी, अधिक। लेकिन अगर उथल पुथल अशांति बने तो श्रमिक वहाँ काम करना नहीं चाहते। जैसे एग्जाम्पल देते हो इराक आदि जैसों जगहों पे, भूटान, लेह ऐसी जगहों पे लोग कम काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी नहीं है, राजनीतिक अनुकूल नहीं है। वहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़े या दंगे हो सकते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट? तो देश की परिस्थितियाँ चार है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ। आई बात समझ में, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। दो परिस्थितियाँ पढ़ी हैं, देश की परिस्थितियाँ और श्रम की व्यक्तिगत गुण। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब अगला देखते हैं कार्य करने की परिस्थितियाँ। ठीक है, कार्य करने की परिस्थितियाँ, वर्किंग कंडीशंस भी उत्पादकता पर या कार्यकुशलता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है श्रमिकों के।
देखिए पहली है कार्य के स्थान की दशा। कंडीशन एट वर्किंग प्लेस। देखिए क्या कह रहा है, यदि श्रमिकों के कार्य करने के स्थान का वातावरण स्वस्थ, एक सेकेंड, देखिए यदि श्रमिकों के कार्य करने का स्थान का वातावरण स्वच्छ, हवादार, प्रकाशवान तथा स्वास्थ्यप्रद है तो श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, ठीक है ना। इसके विपरीत अगर दशा में कार्य क्षमता घटेगी, अगर देखो उचित वातावरण नहीं होगा, हवादार रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं आती होगी कंपनी में, और एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो अनक्लीन होगा, तो वहाँ पे क्या रहेगी, कार्य क्षमता घटेगी। इस संदर्भ में देखने से भारत में अधिकांश कारखानों में उपयुक्त व्यवस्था का अभाव होने से भारतीय श्रमिकों की कार्य कुशलता का स्तर नीचा है। अतः उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए कार्य करने के स्थान को स्वास्थ्यप्रद, स्वच्छ, हवादार एवं उपयुक्त बनाना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में अधिनियम पारित कर जो प्रयास किया है सराहनीय है। आई बात समझ में कोई डाउट? अर्थात कार्य के स्थान की दशा कैसी होनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ, हवादार, प्रकाशवान तथा स्वास्थ्यप्रद। आई बस है। तो कार्य के स्थान की दशाएं कैसे होंगी, वातावरण स्वच्छ, हवादार, प्रकाशवान तथा स्वास्थ्यप्रद होंगे। सेकेंड है काम के घंटे, वर्किंग आवर्स। देखिए अन्य बातों के समान रहते हुए अगर किसी एक श्रमिक से एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक काम कराया जाए तो उनकी कार्यकुशलता कैसी होगी, घटेगी, क्योंकि लगातार अधिक घंटों तक कार्य करने से श्रमिक कैसा होता है, थक जाता है। अतः श्रमिकों के लिए काम के घंटे की उपयुक्त तथा बीच बीच में आराम का समांतर दिया जाए तो श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इसके विपरीत काम के घंटे अधिक तथा बीच बीच में उचित विश्राम की व्यवस्था न हुई तो कार्यकुशलता कम होगी। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप एक हर इंसान में या हर काम की कैपेसिटी होती है, आप उससे ज़्यादा उससे वो काम नहीं करा सकते। देखिए भारत में श्रमिकों से अधिक घंटे काम किए जाने की प्रवृत्ति होने से उनकी कार्य क्षमता कम होती है। यद्यपि बड़े बड़े कारखानों में अधिनियमों से काम के घंटे निर्धारित किए जाते हैं, फिर भी वह अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। श्रमिकों का बीच बीच में पर्याप्त विश्राम की व्यवस्था भी नहीं है। अतः कार्य के घंटों को नियंत्रित करने तथा उचित व्यवस्था किए जाने से भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। आई बस समझ में, इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है, कार्य के स्थान की दशा है, काम के घंटे। अब थर्ड है मशीनें तथा औजार। देखिए जिन श्रमिकों को अच्छे मशीनें, अधिनियम, आधुनिक यंत्र तथा अधिक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता उन श्रमिकों की अपेक्षा अधिक होती है जिन्हें पुरानी घिसी पिटी मशीनें, औजार या उपकरण काम करने के लिए दिए जाते हैं। भारत में श्रमिकों को पुरानी घिसी मिर्ची तथा अध्ययनरत आउट ऑफ डेट यंत्रों और मशीनों के उपकरण से उत्पादन करना पड़ता है। अतः उनकी कार्य क्षमता कैसी होती है, कम। अतः भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उन्हें नवीनतम यंत्र एवं मशीनें दी जानी चाहिए। पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिकतम उपकरणों व यंत्रों का प्रयोग उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि को जन्म देता है। आई भी समझ में कोई डाउट? चलिए आगे करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए लाइन, अच्छी मशीनें
आधुनिकतम उपकरण, अधिक वैज्ञानिक उपकरण, आई बात समझ में? तो मशीनें कैसी होनी चाहिए? अच्छी मशीनें, आधुनिकतम उपयोग और अधिक वैज्ञानिक उपकरण होने चाहिए। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला देखते हैं, मजदूरी की पर्याप्त एवं नियमितता। रेगुलरिटी एंड एडिवेंसी ऑफ वेजेस। अगर श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नियमित रूप से मिले तो श्रम की कार्यकुशलता बढ़ती है, और अगर न तो श्रमिकों की ही पर्याप्त हो और न ही समय पर व्याप्त हो तो श्रमिकों की प्रेरणा के अभाव तथा आर्थिक घटनाओं से कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं होती। अर्थात भारत में दोनों ही कारणों से श्रमिकों की कार्यकुशलता कम है, क्योंकि उन्हें मजदूरी भी पर्याप्त नहीं मिलती। अतः अनेक और कारखानों में तो मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता, अतः श्रमिकों का जीवन स्तर भी क्या होता है? गिरता है तथा सारी की कार्य क्षमता गिरती है। अतः कारखानों में न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम व भुगतान में नियमितता संबंधी अधिनियमों की स्थिति में सुधार हुआ है। अगर इन नियमों को पूर्ण उत्पन्न पालन किया जाए तो स्थिति में क्या होगा? सुधार संभव है। तो मजदूरों की पर्याप्त क्या होनी चाहिए? नियमितता होनी चाहिए। फिफ्थ है, कार्य की स्वतंत्रता, उन्नति की आशा एवं सुविधा। देखिए, कार्य फ्रीडम एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोसेस एंड फैसिलिटीज। देखिए, कार्य की स्वतंत्रता, उन्नति की आशा तथा सुविधाएं क्या कहती है? जहाँ श्रमिकों को अपना कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और अगर उन्हें अपने कार्य में कुशलता से भावी पदोन्नति की आशा प्रबल होती है तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त से श्रमिकों को अधिक कार्य की प्रेरणा मिलती है और उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है। इसके विपरीत अगर श्रमिकों के कार्य में पदोन्नति रहे तो उन्नति का मांग अवरुद्ध हो जाए तथा श्रमिकों को मनोरंजन, प्रशिक्षण, ऋण, चिकित्सा आदि की सुविधाएं न तो श्रमिकों की कार्यकुशलता घट जाती है। आई बस भारत में श्रमिकों को मालिकों द्वारा सुविधाएं भी बहुत कम दी जाती है। उन्हें पदोन्नति की आशा भी दोषपूर्ण नियुक्ति प्रणाली से कम रहती है और उनके कार्य करने पर उनके अंकुश लगाए जाते हैं। अतः भारत में श्रमिकों की कार्यकुशलता बहुत कम है। धीरे धीरे उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने तथा पदोन्नति के अवसर देने की कार्यकुशलता में वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थात श्रमिकों को कार्य की क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्नति के अवसर मिलने चाहिए तथा सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। आई बात समझ में? कोई डाउट? सिक्स्थ है, श्रम कल्याण कार्यों तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज़। अन्य बातों के समान रहते हुए जिन देशों में श्रम कल्याण कार्यों का बहुमूल्य तथा श्रमिकों प्राय सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होती है, उनके श्रमिकों की कार्य कुशलता अधिक होती है। इसके विपरीत श्रम कल्याण कार्यों का अभाव श्रमिकों को बेकारी, वृद्धावस्था,
मृत्यु तथा दुर्घटना, बीमारी से सुरक्षा की अधिनियम होने पर कार्य क्षमता कम होती है। तो श्रम कल्याण कार्य और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। भारत में सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण कार्यों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से कार्य क्षमता बहुत कम है। यद्यपि अब थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई है तो उन्नत देशों के मुकाबले सुरक्षा नगण्य है। अतः भारत में श्रमिक कल्याणों में वृद्धि की जाए तो श्रमिकों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हो तो उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सके, वह निश्चितता से अधिक कार्य करने पर सकेंगे। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? चलिए 6 पॉइंट पढ़ें। कार्य करने की परिस्थितियों में कार्य के स्थान की दशा कैसी होनी चाहिए? वातावरण स्वच्छ, हवादार, प्रकाशन तथा स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। सेकेंड है काम करने के घंटे। थर्ड है मशीन तथा औजारें। मशीनें कैसी होती हैं? अच्छी, आधुनिकतम उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण। फोर्थ है मजदूरी की पर्याप्त एवं नियमितता होनी चाहिए। कार्य की स्वतंत्रता एवं उन्नति की आशा तथा सुविधाएं होनी चाहिए। सिक्स है श्रम कल्याण कार्यों तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? ठीक है, 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं अभी तक। थर्ड है कार्य करने की। अब फोर्थ पढ़ते हैं। प्रबंध या संगठन की योग्यता। क्या क्या है? कैपेबिलिटी, ऑफ मैनेजमेंट, एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है प्रबंध एवं संगठन की कुशलता। देखिए, मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी मतलब प्रबंध एवं संगठन की कुशलता। क्या पढ़ रहे? प्रबंध और संगठन की योग्यता। पहली क्या होती है? प्रबंध एवं संगठन की कुशलता। देखिए, प्रबंध का अर्थ व्यावसायिक उत्पादन संस्थानों में आर्थिक नीति निर्धारण तथा उनके क्रियान्वयन से है, जबकि संगठन का अभिप्राय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में इस प्रकार समन्वय बैठाना है कि अधिक से अधिक उत्पादन कम से कम लागत में हो सके। श्रमिकों को अगर कार्य का वितरण उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार हो और प्रबंध व्यावसायिक योग्यता से उनका संचालन करे तो श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अयोग्य एवं अकुशल से श्रमिकों के उचित संगठन व समन्वय के अभाव में श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होगी। ध्यान रखिए कि प्रबंध एवं संगठन की कुशलता के लिए भारत में अनुभवी, योग्य तथा कुशल संगठनकर्ताओं का अभाव है। इसी कारण से श्रमिकों की कार्य कुशलता उन्नत नहीं हो पाती या फिर बहुत कम कर। धीरे धीरे भारत कुशलता बढ़ाने से प्रयास तो कर रहा है, लेकिन श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि के आसार भी हैं, पर अभी हमें वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। अतः क्या होनी चाहिए? प्रबंध एवं संगठन की कुशलता होनी चाहिए। आइए सेकंड है नियोजकों तथा में सौहार्दपूर्ण संबंध। थर्ड नहीं है नियोजन तथा नियोजकों में सौहार्दपूर्ण संबंध। अगर उद्योगों के स्वामी या प्रबंधक श्रमिकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध रखे और उन्हें अपने विश्वास में लेकर उत्पादन कार्य करे तो श्रमिक भी अपना कार्य पूर्ण सहयोग देकर उत्पादन में वृद्धि करेंगे। पर अगर दोनों में तनावपूर्ण संबंध हो
और वह एक दूसरे से द्वेषता रखे तो श्रमिकों की कार्यकुशलता में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। भारत में श्रमिकों और मालिकों के बीच मधुर संबंधों का अभाव है। वह परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न नहीं कर पाए। अतः भारत में श्रमिकों की कार्यकुशलता कम है। अगर मालिक श्रमिकों को उद्योग में अपना सहभागीदारी समझने लगे, उनके साथ पूर्ण सहानुभूति रखे और तथा दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे तो भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता में तेजी से वृद्धि हो सकती। तो नियोजकों तथा नियोजितों में सौहार्दपूर्ण संबंध अर्थात कैसा होना चाहिए? उद्योग के स्वामी तथा प्रबंध के श्रमिकों में आपसी संबंध कैसा होना चाहिए? सहयोग वाला होना चाहिए। आई बात समझ? अब ई है अपना अन्य कारण। अदर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, पहला है कार्य में निरंतरता। देखिए, जब श्रमिकों की किसी उद्योग में कार्य करने में निरंतरता एवं स्थायित्वता होती है तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। पर अगर श्रमिकों के किसी एक व्यवसाय में जमकर कार्य नहीं करते अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उद्योगों से एक स्थान से दूसरे उद्योग में तेजी से बदलते रहते हैं तो कार्य विशेष में क्या आती है? निपुणता के अभाव से कार्यकुशलता क्या होती है? घटती है। भारत में अभी भी श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति की प्रधानता है। वह कृषि के लिए अतिरिक्त समय में भी फुर्सत पाकर उद्योग में कार्य करते हैं। अगर अपने उद्योग से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी कार्यकुशलता कम है। प्रवासी प्रवृत्ति की समाप्ति से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की संभावना संभव है। आई बात समझ में? बताओ। सेकेंड है श्रमिक संघों की क्रियाएं। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। जब देश में श्रमिकों के शक्तिशाली संगठन तथा श्रमिकों के आर्थिक हित की सुरक्षा करते हैं तो उनके आर्थिक कल्याण में अपने रचनात्मक कार्यों से अभिवृद्धि करते हैं तथा अपने राजनीतिक प्रभाव से उनके हितों की रक्षा करते हैं तो श्रमिक संगठनों से श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी आती है। भारत में श्रमिक संघ अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। वे श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा उन्हें सहयोग देने में आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। वे विघटन कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। अतः रचनात्मक कार्यों का अभाव है। अतः भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हो पाती। अतः श्रमिकों की कार्यकुशल शक्तिशाली बनाकर उनके रचनात्मक कार्यों में वृद्धि से भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। आई बस में कोई डाउट? थर्ड है आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था। देखिए क्या कह रहा है। उत्पादन की जटिलता एवं नए नए आविष्कारों के कारण समय समय पर श्रमिकों के प्रशिक्षण से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती। भारत में प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रमिकों की कार्यकुशलता पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अतः देशों में समान भारतीय श्रमिकों पर भी उन तत्वों का गहरा प्रभाव है। भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों से कम कार्यकुशल है। अतः उनकी शिक्षा की वृद्धि, वेतनों में वृद्धि, काम की घटनाओं में कमी, कार्य करने की दिशाओं में सुधार, ऋणों से मुक्ति, भर्ती का उचित ढंग, श्रमिकों के दुर्व्यसनों पर नियंत्रण से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की संभव है। आजकल उद्योगों में विवेकीकरण, श्रमिकों की सहभागिता तथा उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध रख के उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि के प्रयास प्रबल होते जा रहे हैं। अतः कैसी होनी चाहिए व्यवस्था? आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए अन्य कारण में क्या क्या पढ़े? कार्य में निरंतरता, श्रमिक संघों की क्रियाएं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था। तो आज हमने पढ़े हैं, ध्यान रखिए, कार्य की कुशलता तथा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व। चलिए पढ़ते हैं इनको एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में इस टॉपिक का। देखिए श्रमिक की कार्य की कुशलता तथा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व। देखो श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण होते हैं, पैतृक एवं जातीय गुण, श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, सामान्य तथा विशेष शिक्षा,
नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं? राजनीति, ईमानदारी, राजनीतिक या आवश्यक प्रशिक्षण, ये हमारे हो गए श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण। उसके बाद हमने पढ़ा देश की परिस्थितियाँ। देखिए देश की परिस्थितियाँ भी श्रमिक के कार्य करने पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो वातावरण भी कैसा रहेगा? अनुकूल। जैसा पहला है भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु, भूमि बनावट, उग्रता आदि के कारण भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी रहती है? अनुकूल रहती हैं। आई बात उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ। ये लोग कहते हैं कि सिंपल जियो और हाई थिंकिंग, उच्च विचार रखो। इसके कारण कोई श्रमिक ऐसे होते हैं समाज के कारण उन कार्यों में नहीं लग पाते जिन्हें वह कार्य अच्छे से जान पाते हैं। और धार्मिक परिस्थितियाँ भी श्रमिकों की परिस्थितियों को बहुत बड़ा प्रभावित करती हैं। अगला है राजनीतिक परिस्थितियाँ भी इनको बहुत बड़ा प्रभावित करती हैं। आई बात समझ में। उसके बाद हमने पढ़ा कार्य करने की परिस्थितियाँ। देखिए पहला है कार्य के स्थान की दशा। वातावरण स्वस्थ, हवादार, प्रकाशमान तथा स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। काम करने के घंटे की संख्या भी कार्य करने की परिस्थितियों को बहुत बड़ा प्रभावित करती हैं। मशीनें तथा औजार। देखिए अच्छी मशीनें होगी, आधुनिकतम उपकरण होंगे, अधिक वैज्ञानिक उपकरण होंगे तो भी कार्य करने की परिस्थितियाँ कैसी रहेगी? अनुकूल। मजदूरी की पर्याप्त एवं नियमितता रहती है। कार्य की स्वतंत्रता तथा उन्नति की आशा तथा सुविधाएं भी कार्य करने की परिस्थितियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगर कार्य करने में स्वतंत्रता रहेगी, उन्नति होगी तो कार्य कैसे होंगे? अपेक्षाकृत अच्छे। श्रम कल्याण कार्यों तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आई बस में। उसके बाद हमने पढ़ा प्रबंध या संगठन की योग्यता, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है प्रबंध एवं संगठन की कुशलता। अगर प्रबंध और संगठन का कुशल तरीके से कार्य हो तो श्रमिकों के कार्य में क्या होगी? कुशलता आएगी और कार्य को अच्छे और वृद्धि ढंग से कर पाएंगे। आई बस में। फिर नियोजकता तथा नियोजकों में सौहार्दपूर्ण संबंध, अर्थात जो नियोजक है और जो नियोजकता है उनमें आपस में संबंध कैसे होने चाहिए? मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होने चाहिए। इससे कार्य में क्या रहती है? सुरक्षा बनी रहती है और श्रमिक अच्छे ढंग से कार्य कर पाते हैं। आई बस समझ में। फिर उसके बाद है अन्य कारण, कार्य में निरंतरता। ऑब्वियसली बात है, अगर श्रमिक कार्य में निरंतरता रखेंगे, कार्य को एक ही जगह पर करेंगे तो कार्य कैसे होंगे? सुचारू रूप से हो पाएंगे। और अगर वह कार्य में निरंतरता नहीं रखेंगे, बार बार उद्योग आदि व्यवसाय बदलते रहेंगे तो वह किसी एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आई बस समझ। उसके बाद है श्रमिक संघों की क्रियाएं। श्रमिक संघों की क्रियाएं भी श्रमिकों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। वह कहती हैं कि श्रमिक संघ जो भी कार्य कर रहे हैं वह कैसे होने चाहिए? अनुकूलित होने चाहिए। अर्थात जो संघ बनाए गए यूनियन लीडर्स के द्वारा, उन यूनियन लीडर्स के द्वारा ही उन कार्य करना है। भारत में अभी भी कैसा है? पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। अभी भी कारखाने के मालिक उनमें क्या कर रहे हैं? श्रमिक संघों की बात को नहीं सुनते। अतः आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा उन्हें सहयोग देने की आर्थिक दृष्टि से वह कमज़ोर है, अतः विघटन कार्यों में भी अधिक रुचि लेते हैं। रचनात्मक कार्यों का क्या रहता है? अभाव रहता है। आई बस में। उसके बाद है आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी। उत्पादन की जटिलता, नए नए आविष्कारों के लिए श्रमिकों को बार बार क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए। और व्यवसाय में जो भी श्रमिकों को नई टेक्निक सिखाई जानी चाहिए, उन नई टेक्निक्स का ज्ञान कराना चाहिए जिससे उनके कार्य में क्या आती है? कुशलता आती है। आई बात समझ में। आज हमने श्रमिकों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले पढ़े। तो हमारा जो श्रम की कार्य कुशलता वाला चैप्टर है वो 2 टॉपिक्स में कंप्लीट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।